हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आप लोगों ने तैयारी अच्छे से कर ली होगी। मेरे ख्याल से आपने सारी डेरिवेशंस लिख के देख ली होंगी और मोस्टली पीवाईक्यू अपने रिवाइज कर लिए होंगे। अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रख रहा हूँ, ठीक है। आप देखना कि वो पॉइंट्स आपने रिवाइज किए कि नहीं किए। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, हर एक चैप्टर में से जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें हमारे MCQ आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ, आप पॉइंट्स को देखना। जहाँ डाउट लगे आप मुझे कल फ़ोन पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट्स सबसे पहले मैं शुरू करूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो मेरा पहला पॉइंट है कि अगर एक कनेक्टिंग स्फीयर है तो उसके बाहर अगर मान लो कोई चार्ज रखा है तो उस चार्ज से उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती है। पहला पॉइंट आपका ये। दूसरा पॉइंट हमारा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल फॉल होता है, क्योंकि E बराबर माइनस में dV/dr होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। अगर हम किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब को प्लेस करते हैं तो कंडक्टिंग स्लैब का जो K होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो इनफाइनाइट के बराबर होता है। फिर अगर एक कैपेसिटर है और वो चार्ज है और उसको हम दूसरे चार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल होगा, वो कॉमन पोटेंशियल गेन करेंगे, उसका फार्मूला आपको पता है। और उस वाले केस में एनर्जी लॉस भी होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। अगर बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आपको पता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है, करंट स्केलर होता है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर होती है, और करंट डेंसिटी का फार्मूला I/A होता है। अगर हमारे पास कोई कनेक्टिंग वायर है जिसके डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया है तो उस वाले केस में करंट तो कांस्टेंट फ्लो करेगा क्योंकि वायर सिंगल है, लेकिन करंट डेंसिटी अलग अलग होगी। अच्छा, जो करंट डेंसिटी फार्मूला है उसका I/A भी है, उसका फार्मूला N/E/VD भी है। N को बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, और करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डायरेक्टली वेरी करती है। अगर एक वायर ऐसी है जिसके डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है, तो अगर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है तो जहाँ पे एरिया बड़ा होगा वहाँ पे करंट डेंसिटी कम होगी और वहाँ की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगी। अब कुछ पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो किसी वायर में हम बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का और आयंस का आपस में कोलिजन होता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रखा है तो दो कोलिजन्स के बीच का जो पाथ होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो स्टेट होगा। लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो पाथ स्टेट नहीं रहेगा, वो हल्का सा कर्व बन जाएगा, जस्ट लाइक द पैराबोलिक पाथ बन जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स बच्चों आपके करंट के लिए थे। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। अगर सेकंड रूल की बात करते हैं तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। अगर हम बात करेंगे अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कैसे भी कर ले, चाहे पैरेलल करे, चाहे परपेंडिकुलर करे, या किसी एंगल थीटा से भी करे, तो हर केस में वर्क डन जीरो होगा। उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, मोमेंटम में चेंज होगा अगर फोर्स एक्ट करेगा तो। अगर हम फाइंड करेंगे रेडियस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, अगर सर्कल में घूम रहा है तो रेडियस का फार्मूला mv/bq है। v यहाँ पर वेलोसिटी है, पर ये फार्मूला बदल भी जाएगा अगर हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी होगी। तो फार्मूला बनेगा रूट में 2mE के, E के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, अपॉन में bq। और अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है तो फार्मूला बनेगा रूट में 2mqv। यहाँ पे qv के साथ जो v है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और अपॉन में bq हर केस के अंदर है। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर का हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसका एक तो K कम होता है, टॉर्शनल कांस्टेंट कम होता है, जिससे वो करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो रस्ट फ्री होता है और वो नॉन मैग्नेटिक होता है। अगर हम बात करेंगे EMI के बारे में तो लेंज लॉ आपने पढ़ लिया होगा, डायरेक्शन कैसे निकालता है आपको मालूम है। अगर हम किसी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं तो उसका फार्मूला μ0n² इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू में लेंथ, और n यहाँ पर होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर हम दो लॉन्ग सोलेनोइड्स की सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे तो फार्मूला बनेगा μ0n1n2 इंटू में वॉल्यूम, n1n2 जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा। अगर दो कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं या दो कोएक्सियल कॉइल्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार आया है कि अगर दो कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं या दो कोएक्सियल कॉइल्स हैं तो करंट फ्लो करेंगे बिगर कॉइल में,
लेकिन फ्लक्स निकालेंगे छोटी कॉइल का, तो छोटी कॉइल के एरिया से मल्टीप्लाई करना है और बड़ी कॉइल में हमेशा करंट फ्लो करके उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे एसी के बारे में, अगर हम किसी कॉइल के साथ में एक बल्ब को जोड़ दें और वो बैटरी से कनेक्टेड है, और अगर वो बोले कि हम इस कॉइल में एक आयरन की रॉड को इंजर्ट कर रहे हैं, तो जो बल्ब होगी उसकी ब्राइटनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डीसी करंट से कॉइल का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से डीसी को जो वोल्टेज होती है रेजिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं आता है। लेकिन अगर हम किसी बल्ब के साथ में कॉइल जोड़ेंगे लेकिन सोर्स एसी का होगा, और अगर उसके अंदर आयरन की रॉड डाल देंगे, तो आयरन की रॉड डालने से कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा और जो बल्ब की ब्राइटनेस होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सेल बढ़ जाएगा। जब रेजोनेंस होता है तो पावर फैक्टर हमारा 1 के बराबर होता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है और वो पूछे कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगी, तो आपको देखना है कि जो एंगल है साइन की फॉर्म में या कॉस की फॉर्म में, उसमें जो लिखा था ना ओमेगा टी और के एक्स, अगर दोनों के साइन सेम है, दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, तो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन वेव नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगी। अगर के एक्स लिखा है तो एक्स डायरेक्शन में वेव जाएगी, के वाई लिखा है तो वाई डायरेक्शन में जाएगी, के जेड लिखा है तो जेड डायरेक्शन में जाएगी, है ना। और अगर आपको मान लो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, या इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो रिलेशन होता है E अपॉन बी बराबर सी। सी होती है स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम, और अगर आपको स्पीड निकालनी है तो ओमेगा बाई के से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ओमेगा बाई के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वेव की वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों मैं बात करूं आप लोगों से, अगर हम बात करेंगे अबाउट द कुछ टॉपिक्स हमारे रे ऑप्टिक्स के, तो अगर प्लेन मिरर है तो वो तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, पर वो रियल इमेज बना सकता है अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा। अगर एक कन्वेक्स मिरर है तो हमेशा वो जो इमेज बनाता है, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो उस वाले केस में जो इमेज बनाएगा वो रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है। ध्यान रखना, कन्वेक्स मिरर अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो ऑलवेज फॉर्म्ड द वर्चुअल इमेज, पर अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो वो रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। लेकिन कनकेव मिरर अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो वो रियल इमेज भी बनाएगा, वर्चुअल इमेज भी बनाएगा, पर अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो हमेशा वो रियल इमेज ही उसकी बनाएगा। अच्छा, किसी भी लेंस का बिहेवियर फिक्स नहीं होता, जैसे कन्वेक्स लेंस अब कन्वर्जिंग भी है, डाइवर्जिंग है, कनकेव लेंस भी कन्वर्जिंग भी है, डाइवर्जिंग भी है, उसका नेचर मीडियम पे डिपेंड करता है वो किस मीडियम में रखा गया हुआ है। ठीक है, अगर वो रेयर मीडियम में रखे गए हैं तो कन्वेक्स कन्वर्जिंग है, कनकेव डाइवर्जिंग है, आपको पता है। लेकिन अगर वो डेंसर मीडियम में रखे गए हैं तो उनका बिहेवियर बदल जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा फिर टेलीस्कोप पे पढ़ा हो आपने, तो टेलीस्कोप ने जरूर करना है। अच्छा, अगर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है तो उस वाले केस में एज ए पैराबोलिक हम कनकेव रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं, और उसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कोई क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता है और वो बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जिसमें हम लेंस यूज़ करते हैं। अगर हम बात करेंगे बच्चों वेव ऑप्टिक्स के बारे में, तो उसमें एक रिलेशन है फेज डिफरेंस में, पाथ डिफरेंस में, कि डेल फाई बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा एक्स को बोलते हैं हम लोग पाथ डिफरेंस। ये आपको पता होना चाहिए रिलेशन। उसमें हाइगेंस प्रिंसिपल आपने जरूर पढ़ना है, वो हाइगेंस प्रिंसिपल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसमें आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जरूर प्रूव करके देखने हैं। अगर हम बात करेंगे ड्यूल नेचर के बारे में, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे फ़र्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, लेकिन दोनों को बढ़ाने से एनर्जी दोनों को बढ़ाने से बढ़ती है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा और उसका स्लोप प्लैंक्स कांस्टेंट शो करेगा, और इंटरसेप्ट ऑफ द वाई एक्सिस शो करेगा h/e माइनस का। अगर पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे तो उसका स्लोप h/e हो जाएगा, और इसका जो इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस है वो माइनस में जो बनेगा ये बन जाएगा वर्क फंक्शन अपॉन में e बनेगा। और इन केस ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी में था इंटरसेप्ट, वो खाली वर्क फंक्शन बनेगा माइनस में वर्क फंक्शन। अगर हम बात करेंगे फॉर द सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे, तो सेमीकंडक्टर में
एक रिलेशन होता है कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर है, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स बराबर होते हैं, पर अगर डॉपिंग कर देंगे तो बदल जाएंगे। और डॉपिंग करने के बाद एक रिलेशन बनता है, फार्मूला बनता है कि Ne इंटू NH बराबर में Ni का स्क्वायर। यहाँ पर Ni होता है जब सेमीकंडक्टर प्योर होता है, तो जो कंसंट्रेशन होती है वो Ni होती है। लेकिन जब हम इसमें डॉपिंग कर देंगे तो कंसंट्रेशन बदल गई है, तो जो नई कंसंट्रेशन है वो Ne और NH है, जो नई कंसंट्रेशन आपने लेनी है। अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं जंक्शन डायोड की, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है, और अगर रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है। अगर आइडियल डायोड है तो अगर फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस 0 होगा, और रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। अच्छा, कुछ पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ अबाउट द जीनर डायोड के बारे में, कि जीनर डायोड जो होता है वोल्टेज रेगुलेटर के काम आता है। ठीक है, वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम करता है। अगर वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज या ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, और अगर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज होगी तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर आपने ये भी ध्यान रखना कि जो फोटो डायोड होता है उसकी रिवर्स बाइसिंग करते हैं, और क्यों करते हैं क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, क्योंकि अगर उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग कर देंगे तो बॉन्ड के टूटने से, जब लाइट गिरती है तो बॉन्ड टूटते हैं, तो बॉन्ड के टूटने से जो करंट के अंदर फ्रैक्शनल चेंज आएगा उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉरवर्ड करंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए इसकी रिवर्स बाइसिंग करनी पड़ती है, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में रिवर्स करंट बहुत छोटा सा होता है। तो जब उसमें बॉन्ड टूट के करंट बनेगा तो करंट में जो चेंज आएगा, जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा, वो इफेक्टिव आएगा, उसको कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए फोटो डायोड की हम कौन सी बाइसिंग करते हैं, रिवर्स बाइसिंग करते हैं। और कुछ फार्मूला बता रहा हूँ को मैं एटम मॉलिक्यूल्स के, कि अगर रेडियस फाइंड करना है हमें स्टेशनरी ऑर्बिट का, तो 0.53 n² अपॉन में z इतने एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। अगर स्पीड को फाइंड करेंगे तो 2.18 इंटू 10⁶ z/n इतने मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। अगर एनर्जी फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी, तो माइनस में 13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अगर हमें एनर्जी फाइंड करनी है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर से लोअर पर या लोअर से हायर पे जा रहा है, तो एनर्जी होती है hc/λ। अगर आपको लैम्डा फाइंड करना है एंगस्ट्रॉम में, या लैम्डा एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो जो एनर्जी आपकी होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और जो hc है उसको लिखोगे 12400। अगर E बराबर hc/λ में hc को 12400 लिखोगे तो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगी और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में निकलेगा। और अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए पर 12400 न लिखे, अगर हम 1240 लिखेंगे तो लैम्डा हमें नैनोमीटर के अंदर मिलेगा। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए, ताकि इनके बेस पर अगर कोई MCQ आएगा तो आप उसका ध्यान रखना बच्चों। बाकी आपने तैयारी तो बढ़िया से कर रखी है ना। तो अगर कुछ पॉइंट्स मुझे और ध्यान में आएंगे, टाइम मिलेगा तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। बाकी अब कल आपका फाइनल डे है, आपको फाइनल प्रिपरेशन करनी है, अपना बेस्ट करना है। तो आज आप पढ़ो, कल इवनिंग तक थोड़ा पढ़ना 6-7 बजे तक, और फिर रिलैक्स करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे आप लोगों को बच्चों पेपर है। ओके, बाय।